हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी पेपर फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि कुछ समस्या की वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन समस्या का समाधान हो गया है। और मेरा लैपटॉप भी गड़बड़ हो गया, तो लैपटॉप गड़बड़ होने की वजह से मैं आपके पास ये जो मॉडल पेपर है डिलीवर नहीं कर पा रहा था। तो रोज़ अब हमारा मॉडल पेपर रोज़ डिलीवर होगा। रोज़ एक मॉडल पेपर 30 क्वेश्चन का हमारा हायर का जाएगा, जो 6 यूनिट हमारे हैं सारे उसी यूनिट से रिलेटेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पहले पे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है। जनवरी 2026 में यूपी सरकार द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 के प्राप्तकर्ताओं उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। कह रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित है, कौन सा है। जैसे अलख पांडे शिक्षा, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री, या फिर बी कह रहा महेंद्र सिंह धोनी खेल, डॉक्टर रश्मि आर्या चिकित्सा, डॉक्टर सुधांशु सिंह साहित्य और हरिओम पवार कृषि। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये हमारा आंसर क्या होगा। आंसर अलख पांडे शिक्षा, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री। अलख पांडे वही जो पीडब्ल्यू कोचिंग के फाउंडर हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग समिति होती है, उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग समिति जो होती है, स्क्रीनिंग समिति द्वारा जो चयन हुआ है, तो समिति द्वारा यूपी गौरव सम्मान 2026 के लिए 5 प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया। इस वर्ष प्राप्तकर्ताओं फिजिक्स वाले संस्थापक अलख पांडे, शास्त्रीय शिक्षा में क्रांति लाने हेतु गगनयान के नामित अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। इसके अतिरिक्त मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए, इसके अतिरिक्त और कौन लोग रहे हैं, जैसे डॉक्टर हरिओम पवार, जो ये उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 मिला, इसमें और कौन है। डॉक्टर हरिओम पवार, इन्हें भी ये मिला है। और किसे मिला है। डॉक्टर हरिओम पवार ये साहित्य संबंधित हैं। साहित्य से संबंधित हैं। और जैसे रश्मि आर्या, और ये रश्मि आर्या इन्हें भी मिला है। रश्मि आर्या को भी मिला है। रश्मि आर्या किसके लिए प्रसिद्ध हैं। महिलाओं शिक्षा के लिए इनके योगदान के लिए, महिला शिक्षा में इनके योगदान के लिए। फिर डॉक्टर सुधांशु सिंह, ये जो डॉक्टर सुधांशु सिंह हैं, डॉक्टर सुधांशु सिंह किसके लिए हैं। ये साहित्य के लिए नहीं, ये कृषि विज्ञान के लिए। किसके लिए। कृषि विज्ञान के लिए इन्हें ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 में 5 लोगों को, किन किन लोगों को। अलख पांडे को, शुभांशु शुक्ला को, हरिओम पवार को, और रश्मि आर्या को, और डॉक्टर सुधांशु सिंह को, इसमें इन्हें ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। दिसंबर 2025 में संसद में पेश किया गया विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 बीबीएसएफ बिल के संदर्भ में उच्च शिक्षा के विनियामक ढांचे से किस प्रमुख शक्ति को नवगठित आयोग से पृथक कर दिया गया। उच्च शिक्षा संस्थाओं का प्रत्यायन या वह संस्थाओं को वित्तीय अनुदान वितरित करने की शक्ति, शैक्षणिक मानकों का निर्धारण, विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्वीकृति। बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है, पृथक कर दिया गया। ये हमारा इसमें सही है क्या। शैक्षणिक मानकों का निर्धारण, यह इसमें से हमारा क्या सही। इसमें इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 15 दिसंबर 2025 को ये शिक्षा मंत्री कौन, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 जिसे बीबीएसएफ बिल पेश किया गया। यह विधेयक यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई और राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद एनसीटीई को प्रतिस्थापित कर एक 12 सदस्यीय का कितना 12 सदस्यीय क्या एक अम्ब्रेला बॉडी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, अम्ब्रेला बॉडी का मार्ग प्रशस्त किया। तो बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या है। 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत यूपी के बजट 2026-27 के अनुसार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत डिजिटल डिवाइड को कम करने हेतु कितने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
20 लाख, 50 लाख, 35 लाख या 75 लाख? बताइए। जो हमारा बजट पेश हुआ है 2026 वाला 11 फरवरी को, जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जो ये टारगेट कितना रखा गया है, ये टारगेट है कितना, 50 लाख, 5 मिलियन। 11 फरवरी को जो मान लीजिए पूछ लिए वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री यूपी के, वित्त मंत्री यूपी कौन, सुरेश खन्ना। कौन? सुरेश खन्ना, यूपी के वित्त मंत्री। और ये किसके अंतर्गत, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 50 मिलियन या नहीं 50 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने का बजटीय प्रावधान किया गया है। ठीक, बजटीय प्रावधान किया गया है। अगर मान लिया जाए कि यूपी बजट में किन किन चीज़ों में कितना हिस्सा दिया गया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्चा, कितना परसेंट गवर्नमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रा पे 22%, बजट का 22% खर्चा कर रही है। शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पे, युवा सशक्तिकरण पे कितना कर रही है गवर्नमेंट, 13%। कितना? बजट का 13%। और कृषि और उससे रिलेटेड क्षेत्र में कितना कर रही है, 11%, बजट का 11%। और चिकित्सा स्वास्थ्य पे कितना कर रही है गवर्नमेंट, चिकित्सा स्वास्थ्य पे कितना कर रही है, चिकित्सा स्वास्थ्य पे कितना कर रही है गवर्नमेंट, चिकित्सा स्वास्थ्य पे कितना, 6%, बजट का 6% गवर्नमेंट कर रही है। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 11 मार्च 2026 को इसरो द्वारा उद्घाटित स्टार्ट 2026 के कार्यक्रम की मुख्य थीम क्या रखी गई? अभी करंट का न्यूज़ है एकदम। एक्सप्लोरिंग डीप स्पेस डॉकिंग तकनीक, या फिर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेस, या फिर मानव युक्त चंद्र मिशन 2028। इसका आंसर बताइए क्या है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा होगा ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेस। क्या है इसका, जो इसकी थीम थी उद्घाटित स्टार्ट कार्यक्रम की थीम क्या थी, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेस, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेस। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो अध्यक्ष कौन है, अगर मान लिया जाए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं वी नारायण। कौन है? वी नारायण। इसरो का अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। ठीक, जो ये प्रोग्राम ये चौथा संस्करण था, चौथे संस्करण इसकी थीम थी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेस। ठीक, और ये कार्यक्रम 2026 2 अप्रैल तक चलेगा। ठीक, अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 25 जनवरी 2026 को घोषित पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में क्रिकेट विश्व कप 2024 विजेता रोहित शर्मा और हरमनप्रीत को किस सम्मान से अलंकृत किया गया? हरमनप्रीत को और रोहित शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? किससे? हरमनप्रीत और रोहित शर्मा को ये पद्मश्री सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कुल मिला के 131 पद्म पुरस्कारों का वो किया गया था। ठीक, पद्म पुरस्कार इन्हें दिया गया। अब और मान लीजिए और एक आध दो सवाल अगर पूछ लिया जाए, जैसे पद्म भूषण किसे दिया गया था, पद्म भूषण किसे दिया गया था इस साल 2026 में 25 जनवरी पद्म भूषण ये किसे दिया गया? पद्म भूषण दिया गया किसे? अमृत राज को। अमृत राज, ये टेनिस रिलेटेड है। और एक जॉर्जियाई कुश्ती कोच थे, कौन थे? जॉर्जियाई कुश्ती कोच, वो कौन थे? विलामिदीर, उनका पूरा नाम विलामिदीर, पूरा नाम भी हम लोगों से लेना पड़ी, विली, इनका पूरा नाम विलामिदीर मेरिस्टविली को पद्म पुरस्कार दिया गया। और पद्मश्री और भी एक लोग को दिया गया है। पद्मश्री एक लोग को और किसे दिया गया है? हॉकी कोच बलदेव सिंह, ये हॉकी कोच हैं, ये इन्हें भी मिला है पद्मश्री। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है हमारा?
फरवरी 2026 में नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 से भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? 26वें चुनाव आयुक्त कौन है? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये हैं ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। और बाकी इनके साथ वाले ये चीफ सीईसी हैं। बाकी इनके साइड वाले कौन कौन है? एक कौन है? सुखबीर सिंह सद्धू। सुखबीर सिंह सद्धू हैं। और कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। जो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग होता है इसके प्रमुख कौन है? प्रमुख है ज्ञानेश कुमार। बाकी 2 सदस्य कौन कौन है? एक सुखबीर सिंह सद्धू हैं, एक विवेक जोशी हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 7 पे आते हैं। 7 क्या करें? अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण AISHE 2024-25 का डेटा अपलोड करने की अंतिम समय सीमा क्या निर्धारित की गई थी? बताइए, इसकी अंतिम समय सीमा क्या निर्धारित की गई थी? ये निर्धारित की गई थी 15 अक्टूबर 2025 को। शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, ये शिक्षा मंत्रालय अंतर्गत, अगर देखा जाए ये किसके है? ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मान लीजिए पूछ लिया जाए किसके अंतर्गत आता है? ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो ये AISHE 2024-25 के लिए डेटा संकलन अपलोड करने की तिथि 15 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई थी। ठीक, 2025 निर्धारित की गई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या कह रहे हैं? 8 फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय क्या था? जो इंडिया AI समिट हुई उसका मुख्य विषय, थीम क्या थी? उसका क्या था? या AI फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI भविष्य की तकनीक चुनौती है, या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? ये था हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो 2000 दिल्ली में फरवरी में आयोजित इंडिया AI समिट हुआ था। उसका जो मेन वो था, भारत मंडपम में जो चीज़ हुई थी उसका मेन थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है? नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान कृषि भूमि पर मिट्टी की बहाली के लिए किस नई वैश्विक पहल का समर्थन भारत द्वारा किया गया? टैब गठबंधन का, ग्लोबल बिग कैट अलायंस का, रेस रिजिलियंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो, या जलवायु अनुकूलन फंड? बताइए, इसमें भारत द्वारा क्या समर्थन, किस चीज़ का समर्थन किया गया था? भारत द्वारा समर्थन किया गया था रेस का, रिजिलियंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो, इसका समर्थन किया गया, जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेले में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता COP30 में कृषि भूमि पर मिट्टी की बहाली के लिए रेस पहल शुरू की गई। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और UK इसके प्रमुख समर्थक रहे हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की एडवांस रिसर्च ग्रांट योजना मुख्य रूप से किस टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के शोध का समर्थन करती है? बताइए, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की एडवांस रिसर्च ग्रांट योजना मुख्य रूप से किस टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL का शोध समर्थन करती है? क्या केवल पूर्णतः विकसित व्यावसायिक तकनीक TRL 89, या फिर बुनियादी अनुप्रयुक्त अनुसंधान TRL 16, या फिर केवल सामाजिक विज्ञान पर आधारित अनुसंधान, या फिर केवल विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान? बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा होगा बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान TRL 1 से 6। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF जनवरी फरवरी 2006 में अपनी एडवांस रिसर्च ग्रांट ARG की शुरुआत की, जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 1 से 3 मौलिक शोध और TRL 1 से 6 अनुप्रयुक्त शोध का समर्थन करता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026 में LRS के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS की दर 5% से घटाकर कितना कर दिया गया? बताइए, LRS क्या होता है? LRS होता है हमारा, अगर LRS पूछ ले, LRS क्या है? LRS हमारा है उदारीकृत प्रेषण योजना, उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS की दर। अब TCS क्या होता है?
TCS हमारा होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की दर को 5% से घटाकर कितना कर दिया गया। जो 2026 में बजट, केंद्रीय बजट, ये कितना कर दिया है, ये 5% घटाकर कितना कर दिया गया है, 2%, कितना 2% कर दिया गया है। ठीक, ये किस लिए किया गया है, क्योंकि राहत इसलिए दे क्योंकि मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय परिवारों को लाभान्वित करेगी जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश भेजते हैं, जरा जिन्हें गंभीर चिकित्सा के लिए विदेशी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। यह मानव पूंजी निर्माण में आने वाली वित्तीय बाधाओं कम करने और अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 10 फरवरी 2026 को ASI द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ की प्रारंभिक खोज का आधिकारिक श्रेय 18वीं सदी किस भारतीय को दिया गया है। राजा चेत सिंह को, नारायण दत्त तिवारी को, बाबू जगत सिंह के या राम बहादुर राय को। बताइए ASI के आधिकारिक पत्र में क्या कहा गया, ये हमारा ये दिया गया किसे, बाबू जगत सिंह को, क्योंकि 10 फरवरी 2026 को ASI के एक आधिकारिक पत्र के बाद सारनाथ स्थित सांस्कृतिक सूचना बोर्ड को बदल दिया गया। यह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि 18वीं सदी के अंत में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल की खोज ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने नहीं बल्कि बनारस राजघराने के वंशज बाबू जगत सिंह ने की थी। किसने, बाबू जगत सिंह ने ये की थी, ना कि ब्रिटिश द्वारा ये किया गया था। मार्च 2026 में इसरो के PSLV C60 स्पेसडेक्स मिशन की सफलता किस विशेष अंतरिक्ष तकनीकी क्षमता के प्रदर्शन से संबंधित है। बताइए, अंतरिक्ष मलबे को नष्ट करना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतरना, या फिर 2 अंतरिक्ष यानों की कक्षा में डॉकिंग और जुड़ना, मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन। बताइए इसका क्या है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, B, 2 अंतरिक्ष यानों की कक्षा में डॉकिंग और जुड़ना। ठीक, इसरो ने जो अपना ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो किया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसने कक्षा में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अलग होने पुनः जुड़ने का प्रदर्शन किया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में पंजीकृत बुंदेलखंड की कठिया गेहूं GI टैग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, कृषि या विनिर्माण उत्पाद। बताइए, जो GI टैग मिला है किसे, बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को, ये किस पे मिला है, ये हमारा मिला है किस पे, कृषि एग्रीकल्चर पे मिला है। ठीक, 2025-26 के अगर GI संकेतक में देखा जाए, उत्तर प्रदेश के 77 चीज़ों को GI टैग मिल गया है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। तो हाल में जो पंजीकृत हुआ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं कृषि उत्पादन के श्रेणी में ये किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कह रहे हैं, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान किस दायरे में रखा गया है। बताइए, ये किस, 6 से 6.5%, 6.8 से 7.2%, 6.5 से 6.8%, 7.2 से 7.5%। बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, क्योंकि जो जनवरी-फरवरी 2026 में संसद में प्रस्तुत भारत की आर्थिक समीक्षा 2025-26 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार संचयी आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचे पर जोर और मजबूत घरेलू मांग के आधार वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर 6.8 से 7.2% बीच रहने का मजबूत अनुमान लगाया गया है, और राजकोषीय घाटा 4.3 तक रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन अभी जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्रोग्रेस करने वाली थी, वो उस पर कुछ खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जब तक पश्चिम एशिया की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक ऐसी चीज़ें, अनिश्चितताएं ऐसी बनी रहेंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। वर्ष 2025-26 के घटनाक्रमों में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे सम्मानित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई। गुलजार को, दामोदर माउजो को, जगत गुरु रामभद्राचार्य को या विनोद कुमार शुक्ल को। बताइए, 2025-26 के नवीनतम घटनाक्रमों में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया किसे, विनोद कुमार शुक्ल को। किसे, विनोद कुमार शुक्ल को ये दिया गया है। 58वां ये नहीं मिला है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था, और किसे, गुलजार को, और किसे, गुलजार को भी मिला था, गुलजार को भी मिला था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
17 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल आकार कितना निर्धारित किया गया? 6,90,242 करोड़, 9,12,696 करोड़, या फिर 7,36,437 करोड़, या फिर 10,50,000 करोड़। कितना रखा गया है? ये रखा गया बजट हमारा 9,12,696 करोड़ रुपए रखा गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 12.2%। कितना? 12.2% अधिक है। ठीक। और उत्तर प्रदेश को टारगेट रखा गया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में ये चीजें की गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किस लेखिका को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया? किस लेखिका को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया है? बताइए किसे? पार्वती तिर्की को, सुदेशना मोहित्रा को, या सुतापा चक्रवर्ती को, या रश्मि आर्या को? बताइए किसे किसे कहा गया है? ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये दिया गया है पार्वती तिर्की को। किसे? पार्वती तिर्की को। इनके संग्रह कौन सा? फिर उगना के लिए। किसके लिए? फिर उगना के लिए। इनका जो संग्रह है फिर उगना के लिए ये इन्हें पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के अंतर्गत 12 सदस्यीय छात्र आयोग के अधीन कितनी परिषदों का गठन किया गया है? बताइए कितनी परिषदों का गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा 3। कौन कौन सा? 12 सदस्यीय जो सर्वोच्च आयोग के नीचे 3 स्वतंत्र परिषदें। कौन सी? एक होगी विनियामक परिषद। कौन होगी? विनियामक परिषद। विनियामक परिषद इसमें होगी विनियामक परिषद। विनियामक परिषद होगी। दूसरा क्या होगी? एक होगी प्रत्यायन परिषद, एक होगी प्रत्यायन परिषद, एक होगी प्रत्यायन परिषद, एक होगी मानक परिषद। क्या होगी? मानक परिषद। ठीक। एक होगी मानक परिषद। ठीक। और इस जो ये प्रणाली लाई गई है त्रिस्तरीय वाली, इससे मूल्यांकन में अभूतपूर्व पारदर्शिता आएगी। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फरवरी 2026 में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत लक्षित किया गया है? बताइए। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कितने परसेंट लक्षित किया गया? 4.3%। जीडीपी का कितना? 4.3%, जो पूर्व वर्ष में क्या 4.4 से कम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें? मार्च 2026 निर्धारित इसरो के गगनयान 1 जीवन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन 1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे चंद्रमा भेजना, अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना, या फिर व्योममित्र रोबोट के साथ मानव रहित कक्षीय उड़ान का परीक्षण करना, या फिर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है हमारा? व्योममित्र रोबोट के साथ मानव रहित कक्षीय उड़ान का परीक्षण करना। मानव रहित व्योममित्र का हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है। जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग नेटवर्क NIRF 2025 की रैंकिंग अनुसार समग्र ओवरऑल श्रेणी में लगातार 7वें वर्ष की संस्थान ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? बताइए किसने? IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, या IIT मद्रास? ये किसने रखा है? ये हमारा IIT मद्रास ने लगातार 2025 4 सितंबर जो NIRF रैंकिंग आई ओवरऑल जो है 7वें वर्ष इंजीनियरिंग श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि विश्वविद्यालय अनुसंधान श्रेणी में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर है। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए IISc बेंगलुरु किसके लिए है? ये है विश्वविद्यालय और रिसर्च में। किसमें? रिसर्च में ये पहले नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहे हैं? नवंबर 2025 के डेटा अनुसार एक राष्ट्र एक छात्र पहचान के विजन के तहत अपार ID प्रणाली में कितने छात्रों का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है? बताइए कितना हो चुका है? ये है 33.85 करोड़। कितना? 33.85 करोड़। मान लीजिए अपार ID का फुल फॉर्म पूछ लिए। अपार ID का मतलब फुल फॉर्म क्या है? अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड और क्या है? परमानेंट और क्या?
अकाउंट रजिस्ट्री, अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी का, जिसमें अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजिलॉकर के साथ लिंक किया गया है। ठीक है, जैसे अपार आईडी छात्रों के लिए एक आजीवन डिजिटल पहचान है। क्या है? आजीवन एक डिजिटल पहचान है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि 30 जुलाई 2025 को एसआई द्वारा प्रकाशित किलाड़ी उत्खनन रिपोर्ट किस नदी बेसिन में स्थित प्राचीन शहरी बस्ती के जीवन का दस्तावेजीकरण करती है? कावेरी की, बैगई की, गोदावरी की या कृष्णा की? बताइए। ये हमारी है क्वेश्चन नंबर सी, बैगई। बैगई एसआई ने तमिलनाडु के बैगई नदी बेसिन में स्थित किलाड़ी साइट की विस्तृत और सहकर्मी समीक्षित उत्खनन रिपोर्ट प्रकाशित की है। ठीक, यह रिपोर्ट प्राचीन संगम युग के उन्नत शहरी व्यवस्था, जल प्रबंधन और साक्षरता को प्रमाणित करती है। इसका वैज्ञानिक प्रकाशन पुरातात्विक मानकों प्रति पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। आते क्वेश्चन नंबर 25। यूपी बजट 2026-27 में कन्या सुमंगल योजना के तहत बालिकाओं के विवाह हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया बजट में? ये कर दिया गया 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए। पहले कितना था? 50,000 रुपए था। कितना? 50,000। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यूएनएफसी के तत्वाधान में वर्ष 2026 का क्लाइमेट वीक 3 21 से 25 अप्रैल 2026 कहाँ आयोजित किया जाना निर्धारित हुआ है? बाकू अजरबैजान में, उलान बटोर मंगोलिया में, येसु दक्षिण कोरिया में या बेलेम ब्राजील में? बताइए कहाँ? ये कहाँ हुआ क्या है? ये येसु दक्षिण कोरिया में। ठीक, यूएनएफसीसी इसे जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत कॉप के निर्णयों को धरातल पर उतारने के लिए 21 से 25 अप्रैल 2026 के मध्य क्लाइमेट वीक 3 का आयोजन येसु गणराज्य कोरिया में किया जा रहा है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। केंद्रीय बजट 2026-27 के घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से देश में प्रभावी होगा? 1 जनवरी 2026, 1 जुलाई 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2027? बताइए कब प्रभावी होगा? ये होगा कब से? 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी होगा। इसकी आधिकारिक घोषणा 2025 में की गई थी, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2026 में पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहता है? एएसआई की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग यूएडब्ल्यू द्वारा गुजरात किस तटीय स्थल पर नई और गहरी पानी के नीचे खुदाई शुरू की गई? लोथल की, बेट द्वारका गोमती नदी मुहाने की या फिर धौलावीरक या सोमनाथ तट की? बताइए किसकी? ये है आंसर बेट द्वारका गोमती नदी के मुहाने पर। ठीक है, एएसआई के अंडर वाटर जो आर्कियोलॉजी विंग है, जिसे यूएवी ने गुजरात के तट पर विशेषकर बेट द्वारका और गोमती नदी के मुहाने पर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर नई गहरी पानी के नीचे खुदाई शुरू की है। ठीक, और क्या है? अपना द्वारका न केवल एक प्रमुख पौराणिक स्थल है, बल्कि प्राचीन समुद्री व्यापार का एक अहम केंद्र भी रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 25 जनवरी 2026 को घोषित पद्म पुरस्कारों में सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये किसे? सतीश शाह को, टीटी जगन्नाथ को या फिर पंकज उधास को या धर्मेंद्र सिंह देओल को? ये धर्मेंद्र सिंह देओल को, ये जिन्हें ही मैन कहा जाता था, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 6 दशकों तक भारतीय जनमानस पर ये अमिट छाप छोड़े थे। ठीक, अब आते क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है नवंबर 2025 के बेले में आयोजित कॉप 30 में हस्ताक्षरित टैप TAPP गठबंधन घोषणा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में GHG मूल्य निर्धारण से संबंधित है? कोयला और जीवाश्म ईंधन या फिर पशु कृषि, डेयरी, विमानन या ई कचरा प्रबंधन? बताइए किसमें? ये किसमें है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा होगा, ये होगा पशु कृषि और डेयरी से संबंधित है। कॉप 30 में टैप जोड़ जिसे कहा गया ट्रू एनिमल प्रोटीन प्राइस गठबंधन द्वारा समर्थित 28 अफ्रीकी व प्रशांत द्वीपीय देशों द्वारा हस्ताक्षरित बेलेम घोषणा ने OECD देशों से पशु कृषि, मांस और डेयरी उत्सर्जन पर ग्रीन हाउस मूल्य निर्धारण या टैक्स लगाने का आह्वान किया है। ठीक, इस प्रकार हमारा ये मॉडल पेपर 1 कंप्लीट होता है। ठीक, अब आप लोगों से हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। ठीक, ऐसे हम रोज अपना एक हमारा रोज
एक मॉडल पेपर आएगा पेपर फर्स्ट का,